हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो भाई एसएससी जेई 2025, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि 20 तारीख के पहले रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, तो एसएससी ने आपको रिस्पॉन्स शीट दे दी। थोड़ा सा एक आध हफ्ते का डिले हुआ है, वो बाकी बच्चों का पेपर बाद में हुआ 13 तारीख को, इसलिए। अब बात ये आती है कि जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है, आप लोग सब अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। कुछ बच्चे रैंक प्रिडिक्टर में कैलकुलेट करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही गिनते हैं और एक अंदाजा लगा लेते हैं बच्चे कि हमारे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे ही बच्चे को मार्क्स गिनता है, बच्चा 10 मिनट में वो अपना रिस्पॉन्स शीट देख के मार्क्स गिन लेता है और तुरंत आकर के टेलीग्राम से यूट्यूब तक केवल उसका एक ही डाउट रहता है, कट ऑफ कितना जाएगा। अब उसको ये लगता है कि शायद टेलीग्राम और यूट्यूब पर कोई तो बैठा है बहुत बड़ा इंसान जो आकर के आपको डायरेक्टली 10 मिनट बाद बताएगा कट ऑफ कितना होगा। और ऐसा सच है, बहुत सारे बड़े लोग आपको 10 मिनट बाद कट ऑफ और 10 मिनट बाद एक्सपेक्टेड मार्क्स सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उनके पास उतनी द्रव्य शक्तियां हो। लेकिन एक सच बात मैं आपको भी बताता हूं, इतना जल्दी कट ऑफ प्रिडिक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, आधे घंटा कम से कम लगता है सभी बच्चों के पास से। जैसे 4 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 4 शिफ्ट की रिस्पॉन्स शीट हमारे पास आएंगी, फिर हम उनको देखेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर आप लोग में से कौन सा बच्चा किस शिफ्ट में था, क्या डेटा है, कितने आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया, इस तरीके की बहुत सारी चीजें करते 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 आराम से एक पूरा दिन लग जाता है। और जब एक पूरा दिन लग जाता है ना, तब जाकर के समझ में आता है कि अच्छा, मामला अब यहां जाके सेटल हुआ है। तब तक हमारे पास सिर्फ ट्रांजिएंट होते हैं। मैं जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देखिएगा, मैं पूरी बातों को डिटेल में आपके सामने रखूंगा और किन स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी करनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। मेरी हमेशा से आदत रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा, और आप हमेशा कमेंट के नीचे यही बताते हैं कि सर आपके कट ऑफ बहुत ऑथेंटिक होते हैं। उसके पीछे का रीजन है बिकॉज इस स्टडी को करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। मतलब मैं आपको यह भी बताता हूं कि मैं कैसे इस चीज को करता हूं। सबसे पहले मैं पेपर देखता हूं, पेपर देखने के बाद मुझे एक अंदाजा लग जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट, टीचर तो टीचर है, टीचर तो बहुत ज्यादा पेपर बना देगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट यहां पर कितना बना के आ सकता है, उस हिसाब से चीजें देखी जाती हैं। हमें कभी भी याद रखना, टॉपर्स कभी भी कट ऑफ नहीं बताते, हमेशा एक एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला जो बच्चा रहता है वही कट ऑफ डिसाइड करता है। तो एक बच्चा कितना कर लेगा 2 घंटे के टाइम पीरियड में, क्या उसका थॉट प्रोसेस होगा, वहां जाकर के समझ में आता है कि यार इतना तो ऑन एन एवरेज कर लेगा। फिर बात आती है, अगर इतना कर लेगा तो क्या इतना ही बच्चे करके आए हैं। वो धीरे धीरे डेटा हमें पता चलता है जब बच्चे हमें जेन्युइन मार्क्स बताते हैं। कभी कभी बच्चे गलत भी बताते हैं। टेलीग्राम पे रही बात पोल्स की, वो तो हमेशा गलत होते हैं क्योंकि उसमें बच्चा कुछ भी भर देता है। लेकिन जो रैंक प्रिडिक्टर का डेटा होता है उसमें वो कुछ नहीं भर सकता है, क्योंकि उसमें उसको अपनी रिस्पॉन्स शीट को पुट ऑन करना पड़ता है और तब जाकर के उसको हमें हमें उसका डेटा मिलता है। तो वहां डेटा गलत नहीं, वहां डेटा सही है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यार इतने इतने नंबर आ रहे हैं। फिर हम ये एनालिसिस करते हैं कि रीजनिंग में ऑन एन एवरेज कितना बच्चा सही मार रहा है, जीके में ऑन एन एवरेज कितना बच्चा सही मार रहा है, टेक्निकल में कितना बच्चा सही मार रहा है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि यार इतने नंबर तो लाए जा सकते थे, इतने बच्चों ने पेपर दिया, इतने नंबर ये लेकर के आ रहे हैं। यूआर कैटेगरी में इतने हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी इतने हैं। और दूसरी बात, अगर मैं एसएससी की बात करूं ना, तो यहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड होता है, यहां पे वैकेंसीज कंबाइंड होती है, यहां पे नॉर्मलाइजेशन कंबाइंड होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे सिर्फ इलेक्ट्रिकल में नहीं, उनको मैकेनिकल पे भी ध्यान देना पड़ता है, मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल पे भी ध्यान देना पड़ता है, और इस तरीके की सारी चीजें। और फिर जब शिफ्ट्स मल्टीपल हो जाती हैं तो वो एक अलग केस बन जाता है, और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इस बार जब एसएससी जेईई ने आपसे ये बोला कि स्लॉट जब आपको सिलेक्ट करना था, तो आपसे पूछा कि आप कौन सा स्लॉट में पेपर देंगे, तो सभी बच्चों ने सोचा कि हम क्यों 3 तारीख को पेपर देंगे, 6 तारीख को पेपर देंगे। क्यों? 3 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ने का समय मिलेगा। 3 तारीख वाले जब पेपर बच्चे देके आएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आ रहा है। इसलिए मेजॉरिटी बच्चों ने 6 तारीख को पेपर दिया। राइट, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। 3 तारीख वाले बच्चे कम थे। अब इस चक्कर में हुआ क्या, इस चक्कर में हुआ ये कि 3 तारीख को बच्चे ऑलरेडी कम है, 6 तारीख को सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, एवरेज मार्क्स की, तो वो सबसे कम 3 तारीख वाले पेपर में आएगा, और एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा 6 तारीख वाले पेपर में आएगा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि 6 तारीख वाला पेपर इजी था? क्या मैं ये बोल दूं कि 3 तारीख वाला पेपर टफ था? ये मैं भी नहीं बोल सकता। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर और उनकी एवरेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, एक आइडिया लग जाता है एक आध दिन बाद। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 3 तारीख वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, और 6 तारीख वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि
मेजॉरिटी बच्चों ने 6 तारीख को ही पेपर दिया है, तो एवरेजिंग जो है वो काफी बढ़ चुकी है 6 तारीख वाले बच्चों की। और 3 तारीख वाले बच्चों ने सबसे पहले पेपर दिया, सबसे पहले आकर के उन्होंने ओपनिंग करी, तो उनकी एवरेजिंग थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि, लेकिन 4 और 5 के बारे में कोई आइडिया नहीं बोल सकता। 4 और 5 ऑलमोस्ट एक लेवल पे ही रहने वाले हैं, तो इनके बारे में कुछ बोलना सही बिल्कुल भी नहीं है। 3 तारीख वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, 6 तारीख वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। मैं यहां जो भी कट ऑफ बता रहा हूं, ये मैं बहुत ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, और इसी कट ऑफ के बेसिस पर आप अपनी तैयारी को चालू कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। अगर हो सके तो इसी वीडियो के बाद तैयारी चालू कर देना, क्योंकि शायद यही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा एसएससी जेई सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं, तो तुरंत एसएससी ने बोल दिया सीजीएल का हम इतनी तारीख को पेपर कराने वाले हैं। मतलब एसएससी सीबीटी 2 को कराने में अब देरी बिल्कुल भी नहीं लेगा। आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई, जल्द आपका रिजल्ट आएगा, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उसी के नेक्स्ट डे आपकी सीबीटी 2 की डेट भी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अपना एसएससी का कैलेंडर डिले हो चुका है। एसएससी अब ज्यादा कैलेंडर डिले नहीं चाहता, उनको 2026 के भी एग्जाम कराने, 2026 का भी उनको कैलेंडर लॉन्च करना है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां बताता हूं। ये मेरे सामने कुछ कट ऑफ है, और ये कट ऑफ साल 2024 का है। साल 2024 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज ज्यादा थी, और करीब करीब 4,500 से ज्यादा बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया था, राइट। और कट ऑफ हमारे जो थे ये थे, बट दे आर नॉट अ रॉ मार्क्स। ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे। सब कुछ मिला जुलू के जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसके बेसिस पर हमारे ये मार्क्स थे। अब आप देख सकते हो यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 132 नंबर कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस में 120, पूरे 12 नंबर कम है। ओबीसी और यूआर में अब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है देश के अंदर, ये आपको भी समझ में आने लगा है। 131 गया था, राइट। एससी कैटेगरी में 112 और एसटी में 101 कट ऑफ गया था। अगर मैं इस बार की बात करता हूं, इस बार पेपर का लेवल टफ नहीं है, इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग था, जिस वजह से बच्चों के अंदर सिली मिस्टेक्स ज्यादा हुई। बच्चे का जो माइंडसेट था वो थोड़ा चेंज हो गया, और वो वैसा नहीं कर पाया जैसा वो कर सकता था, तो थोड़ा वहां पे एक डिविएशन आया। दूसरा, कुछ बच्चे बहरा गए ये देखते सही कि यार ये कैसा पेपर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हो जाएगा। कुछ बच्चों ने नई नई चीजें देखने को मिली, वेंडिंग कंपनी का चेंज था, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंस था, टेक्निकल में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, किसी बच्चे को समय लग गया, किसी को कुछ। तो बच्चों का जो एक अटेम्प्ट है ना, वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बट इस बार लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली वैकेंसी कम है, यहां पर 1000 से कम बच्चों को बुलाया जाएगा पिछले बार के कंपैरेटिवली। पिछली बार 4500 से ऊपर 4500 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, इस बार 3500 से ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। तो पहले तो 1000 बच्चे यहीं पर कम हो जाते हैं सीबीटी 2 देने के लिए। अब आती है बात, क्या जाएगा कट ऑफ। दिस इज माई फाइनल कट ऑफ एंड दिस इज अ रॉ मार्क्स। ये रॉ मार्क्स है। अगर किसी बच्चे के इतने नंबर आ रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप अपनी तैयारी सीबीटी 2 की करना चालू कर दीजिए बिना कुछ सोचे। कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का बच्चा है। अब इस कट ऑफ को देखने के बाद 2 वैरायटी के बच्चे होंगे। पहला वो बच्चा होगा जो कल फिर कट ऑफ के बारे में पूछेगा। दूसरा वो बच्चा होगा जो रैंक प्रिडिक्टर के डेटा को रोज निहारेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। तीसरा वो बच्चा होगा जो हर दिन टेलीग्राम और यूट्यूब पर मुझसे पूछने आएगा, या सब जगह घूमता घूमता एक ही चीज पूछेगा, सर कट ऑफ बता दो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। इस देश में कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है जो आपको एग्जैक्ट 1 वर्ड में बता देगा कि तेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। लेकिन एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बोल रहा हूं, और ये गलत नहीं होगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूं आज इस वीडियो में। जब रिजल्ट आएगा तब आप आकर के मुझे बताइए। ये रॉ मार्क्स हैं, 125 के ऊपर अगर आ रहे हैं, तैयारी करना चालू कर दो। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में 113 के ऊपर आ रहे हैं, तैयारी करना चालू कर दीजिए। ओबीसी में इतने आ रहे हैं, तैयारी करना चालू कर दो। एससी में इतने आ रहे हैं, तैयारी करना चालू कर दो। एसटी में इतने आ रहे हैं, तैयारी करना चालू कर दो। इस बार एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 100 के नीचे जाएगा, और एससी इतना ही रहेगा। अब इसमें मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके 112 आ रहे हैं, या इधर 124 आ रहे हैं, क्या इनको तैयारी करना चाहिए? डिपेंड करता है आप कौन सी शिफ्ट के हैं। ये हैं रॉ मार्क्स, आप किसी भी शिफ्ट में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि आपकी शिफ्ट 3rd शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट मान लीजिए 3rd शिफ्ट है। अच्छा, ये हो चुका है 6 तारीख वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 6 वाले बच्चों को तो इसी पे तैयारी करना चाहिए, इसके अलावा और किसी नंबर पे तैयारी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी 3, 4 और 5 में शिफ्ट है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप +- 2 नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आप इन भी हो सकते हो, आउट भी हो सकते हो। तो ये तो नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। अच्छा, ये मैं +-2 आप यहां पे लेके चलें, अगर आप 3, 4 और 5 तारीख वाले बच्चे हैं तो। ठीक है, 3, 4 और 5 तारीख वाले बच्चे हैं तो +-2 लेके 6 तारीख वाले बच्चे हैं तो यही लाइन लेकर के चले।
अब आती बात किन बच्चों को सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके यूआर कैटेगरी में 115 से 120 के बीच में नंबर है, ऐसे बच्चों को तैयारी अभी के टाइम पर, या मैं बोलूंगा 110 है, 105 है, यूआर कैटेगरी में आप सीबीटी 2 को लीव करिए, तैयारी करना चालू करिए बाकी एग्जाम्स की। ईडब्ल्यूएस में कोई ऐसा बच्चा जो 100 के नीचे चला गया है, मत करो। ओबीसी में कोई बच्चा जो 112-13 के नीचे चला गया है, मत करो। एससी कैटेगरी में कोई बच्चा जो 90 के नीचे चला गया है, मत करो। एसटी कैटेगरी में कोई बच्चा जो 80 के नीचे चला गया है, मत करिए। आप दूसरे एग्जाम के लिए लग जाइए, क्योंकि इतने बच्चे एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के लूप पोल में। इन्हीं में से सिलेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। 3,500 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसमें से 1800-1900 के आसपास इलेक्ट्रिकल के होंगे, पूरे सारी कैटेगरी के मिला के, बाकी के मैकेनिकल के होंगे। मैकेनिकल के इस बार थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां का पेपर एवरेजिंग में थोड़ा ठीक ठीक है, तो वहां ज्यादा भी हो सकते हैं। बट हाँ, 1600-1700 के आसपास इलेक्ट्रिकल का बच्चा आ जाएगा, और 1617 में से 700-800 के आसपास यूआर कैटेगरी है। बाकी के मिला मिला के इतने बच्चे सीबीटी 2 देंगे, और इतने बच्चे सीबीटी 2 देंगे तो मुझे लगता है इतने मार्क्स सफिशिएंट है, इतने मार्क्स बच्चे लेकर के आ रहे हैं। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं, कैसे सीबीटी 2 की तैयारी करना है, मैंने कैसे सीबीटी 2 की तैयारी करी थी, मैंने कैसे अभी तक बच्चों को सीबीटी 2 के लिए ट्रेन किया है। बस मेरा एक ही मिशन है कि मुझे इस बार आप लोगों की रैंक लेके आनी है अच्छी वाली। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेकर के आऊंगा, आपकी एक दिन के अंदर अंदर पूरी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बताऊंगा। इसके बाद जिन बच्चों का इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये भी मैं लेके आऊंगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बस एक ही चीज बोलूंगा, अब बाकी चीजों को हटा के सीरियस वे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बाकी चीजों को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए सीबीटी 2 के लिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितना पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैंने कैसे क्रैक किया था, क्या क्या करना पड़ेगा, पिछले साल के टॉपर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सर मुझे रैंक लानी है, सर मुझे सीपीडब्ल्यूडी में टॉप 10 रैंक लानी, आप मुझसे गाइड करें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कौन कौन सी बुक्स आपको सॉल्व करनी है, कौन कौन सी बुक्स अवॉइड करनी है, 2 महीने क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पर्सनली भी गाइड करूंगा, सेशन भी लाऊंगा, पर्सनली गाइड करूंगा। आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहें। चलिए गाइस, और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक रैंक प्रेडिक्टर में अपना डेटा चेक नहीं किया, आपके मार्क्स नहीं चेक किए, तो एक बार चेक जरूर कर लें। वीडियो के नीचे आपको रैंक प्रेडिक्टर की हमारी लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।